नीति बेटा तूने मेरा फोन देखा? वो तो ना मम्मी। नहीं नहीं वो नहीं, नया वाला। पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया। अभी आप थोड़ी देर पहले बाहर से आई थी, कहीं भूल तो नहीं आई? मैं बाहर क्यों गई थी? रुल्ला आंटी क्या? मुझे तो कुछ याद ही नहीं आ रहा है। मम्मी तो ऐसा करते हैं, आपके इस पुराने वाले मोबाइल से आपके नए वाले मोबाइल पे फोन करते हैं। हाँ कोई फोन ही नहीं उठा रहा। अरे तो मेरे मोबाइल से फोन आ रहा है। हेलो भैया इसको एक गिलास जूस देना। हेलो कहाँ हैं आप? जी आप कौन? आपका मोबाइल खो गया था, वो मुझे मिला था और उसी के लिए आप मुझसे वसंत मार्केट मिलने आने वाली थी। हाँ ठीक है भैया आती हूँ। चल बेटा। अरे तूने अभी तक जूस फिनिश नहीं किया? भैया आप जरा इसका ध्यान रखेंगे? बस मैं 2 मिनट में आ रही हूँ, ध्यान रखिएगा इसका। बेटा मैं आती हूँ। हाँ 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 देख ली मैंने ब्लू कार, मैं आ रही हूँ। भैया बेटा तुम्हारी मम्मी 2 मिनट बोलकर गई थी, 2 घंटे हो गए, अब तक आई नहीं। कहीं गई क्या? मालूम नहीं, मैं ढूंढ के आऊं। मगर मेरे पैसे? पैसे तो नहीं है मेरे पास। आइए, ये देखिए सर, कल यहाँ कुछ नहीं था। मॉर्निंग में चेक किया तो लगा कोई क्राइम हुआ है, इसलिए आपको इन्फॉर्म किया सर। सर किसी फीमेल का कपड़ा लग रहा है, किसी लड़की के फटे हुए कपड़े, खून के धब्बे। शायद किसी लड़की के साथ यहाँ रेप किया गया है और उसके बाद उसका मर्डर। एक काम करो, आसपास का एरिया स्कैन करो, शायद लाश को यहीं कहीं ठिकाने लगाया गया हो। सर फिलहाल इस लेडीज फुटवेयर और फटे हुए कपड़े के अलावा यहाँ पर कुछ नहीं मिला है। जंगल काफी बड़ा है, छानबीन जारी है। यहाँ से 10 किलोमीटर के रेडियस में कोई रिहायशी इलाका नहीं है। एक काम करो, आसपास के पुलिस स्टेशन से पता करो, शायद किसी पुलिस स्टेशन में किसी औरत की गुमशुदगी की रिपोर्ट फाइल हुई है। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिमन्यु जिंदल, क्राइम पेट्रोल दस्तक में आप सभी का स्वागत करता हूं। आजकल अक्सर हम ऐसा महसूस करते हैं कि रिश्ते आपसी भरोसे से ज्यादा इस बात पर निर्भर करते हैं कि उस रिश्ते से रिश्ता रखने वाले को कितना और कैसा फायदा। स्वार्थ और लालच से चरमराते रिश्ते कई बार अपराध को दस्तक देते हैं। यह केस भी ऐसे ही रिश्तों के साइड इफेक्ट से जुड़ा था, जिसमें कई बड़े अपराधों की दस्तक थी। तब हमें एक सुनसान जगह पर कई ऐसे सबूत मिले जो किसी लड़की के साथ रेप और मर्डर का अंदेशा दे रहे थे, पर हमें कोई लाश नहीं मिली। तब हमें लग रहा था कि शायद हमारा अंदाजा गलत हो, लेकिन तभी एक और केस हमारे सामने आया।
कर गई कि थोड़ी देर में आ जाएगी वापस, लेकिन वापस ही नहीं है। हाँ साहब, इस बच्ची को ना ही अपनी मम्मी का मोबाइल नंबर मालूम है, ना ही घर का एड्रेस। सिर्फ इतना जानती है कि कहीं लाजपत नगर में रहती। हेलो बेटा, क्या नाम है आपका? नीति। नीति बेटा, आपकी मम्मी का क्या नाम है? पुष्पा काठपाल। अच्छा बेटा, आपकी मम्मी यहाँ से कहाँ गई आपको पता है? नहीं, और कल मम्मी का मोबाइल गुम हो गया था और वो मोबाइल एक अंकल को मिला, मम्मी वही लेने आई थी। अच्छा बेटा, जिन अंकल को मोबाइल मिला, जिनसे मम्मी लेने आई थी, वो अंकल कौन है आप जानते हो? नहीं। अच्छा बेटा, आपके पापा क्या करते हैं? पापा नहीं है। विकास, इस एरिया के सीसीटीवी चेक करो। शायद इस बच्चे की माँ किसी आदमी के साथ जाते हुए कैप्चर हुई हो, और यहाँ का डंप डेटा भी निकलवाओ, और उसमें से एक्टिव पुष्पा का नंबर निकालो ताकि हम उसके एड्रेस तक पहुंच सकें। रंजना, जब तक इस बच्चे की माँ नहीं मिल जाती है, इसके रहने का बंदोबस्त करो, और इसको कुछ खिलाओ पिलाओ। भूखी हो? जी सर। सर, नीति ने कंफर्म किया है कि यही पुष्पा कटपाल है, उसकी माँ। फिर उस मार्केट में इस आदमी के साथ एक सीसीटीवी में कैप्चर हुई थी। सर, नीति ने बोला था कि पुष्पा उस मार्केट में किसी आदमी से अपना मोबाइल लेने गई थी, तो हो सकता है आदमी वही हो। लेकिन पुष्पा इस तरह से अपनी बेटी को छोड़कर किसी आदमी के साथ क्यों जाएगी? चक्कर क्या है? सीसीटीवी के इस एंगल में गाड़ी का नंबर नहीं दिख रहा है। पुष्पा का पता लगाने के लिए इस नीली गाड़ी वाले की पहचान करना बहुत जरूरी है। जिस जंगल में खून के धब्बे देखे गए थे, वहां से 1 किलोमीटर दूर एक लड़की की लाश मिली। बाहर निकलो। शायद इसका मर्डर वहीं किया गया हो जहां पर हमें वो ब्लड मिला। उस ब्लड और इस लड़की के ब्लड दोनों को मैच करवा के देखो। सर, जिस नीली गाड़ी में पुष्पा को जाते हुए देखा गया था, उसका नंबर एक दूसरे सीसीटीवी में कैप्चर हुआ है। सर, ये गाड़ी किसी मनोहर शर्मा के नाम लक्ष्मी नगर के एड्रेस पर रजिस्टर। मुझे एड्रेस एसएमएस करो, हम लक्ष्मी नगर पहुंचते हैं। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और इस लड़की की पहचान पता करने की कोशिश करो। मौसी जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। परसों रात को ही तो मेरी उससे बात हुई थी। हाय रुना, कैसी है तू? कैसे याद किया? तेरे देहरादून में आई थी। आई हुई थी मतलब? अब कहाँ है? देहरादून में ही हूँ। एक्चुअली कुछ काम था इसलिए आना पड़ा। वैसे तो चिंता मत कर, कल सुबह तुझसे मिलकर ही वापस दिल्ली जाऊंगी। कल मॉर्निंग से मैं उसका वेट कर रही हूँ और मेरा फोन ही नहीं उठा रही है। बेटा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मौसी जी, जैसे ही मुझे कुछ पता चलता है ना, मैं आपको इन्फॉर्म करती हूँ। मम्मी क्या बोला दीदी ने? वही बोली जो पहले बोल रही थी। गरीबा, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। माँ, मुझे लगता है हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। मनोहर शर्मा। जी सर, मैं मनोज शर्मा। पुष्पा कटपाल का है? कौन पुष्पा खटपाल सर? मैं किसी पुष्पा खटपाल को नहीं जानता। कल तू वसंत मार्केट से उसे अपनी गाड़ी में बिठा कर ले गया और हमसे पूछ रहा है कि कौन पुष्पा कटपाल? हाँ सर, याद आया। एक पुष्पा नाम की औरत का मोबाइल खो गया था सर। बस मुझे मिला और मैं वही लौटाने गया था। भैया, अरे ये आपका मोबाइल। थैंक यू। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि आपका थैंक्स कैसे कहूँ। अरे इसमें थैंक्स की क्या बात है? बाय द वे, कहाँ जा रही हैं आप? मैं ड्रॉप कर दूं? एक्चुअली सर, मैं लाजपत नगर जा रहा था, तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि वो भी लाजपत नगर ही रहती है, तो मैंने सोचा ड्रॉप कर दूं। पुष्पा वहां एक जूस स्टॉल पे अपनी बेटी को छोड़कर आई थी तेरे पास, और तू कह रहा है कि वो अपनी बेटी को छोड़कर तेरे साथ चली गई। छिपा क्या रहा है हमसे, वो बोल। सर, मैं कुछ नहीं छुपा रहा। और सर, अपनी बेटी के बारे में तो उसने मुझसे कोई बात भी नहीं की। पुष्पा को जहां तूने ड्रॉप किया वो जगह दिखा। सर, यही वो जगह है, ये ड्रॉप किया था मैंने उसे। विकास,
यहाँ आसपास कोई सीसीटीवी नहीं है। एक काम करो, नीति को इसका फोटो दिखाओ, शायद वो इसको जानती हो। पुष्पा के साथ इसका कोई इशू, इस ऐसे हम क्लीन चिट नहीं दे सकते। इसके बारे में सब कुछ पता करो। चल, और वो डम डेटा निकाला। हमारे लिए ये जानना भी जरूरी है कि पुष्पा कहाँ रहती है। सर डम डेटा मिल गया, हमारी टीम उसी पे काम कर रही है। गुड। अरे नीति बेटा, आप रो मत। और आपने अपना खाना भी फिनिश नहीं किया। मुझे कुछ नहीं खाना। हाँ लेकिन क्यों नहीं खाना नीति बेटा को? खाना तो पड़ेगा, क्योंकि नीति बेटा की मम्मी वापस आने वाली हैं। सच? बिल्कुल सच। और उन्होंने आपके लिए चॉकलेट भी भेजी है। लेकिन नीति बेटा, हमें एक बात पता चली है, आपकी मम्मी को एक अंकल के साथ देखा गया है। कौन अंकल? ये मनोहर अंकल। आप इन्हें जानती हैं? देखा है कभी इन्हें? नहीं। अच्छा नीति बेटा, एक बात बताओ, कोई ऐसा है जो आपको और आपकी मम्मी को पसंद नहीं करता है, झगड़ा करता रहता है आपसे? हाँ अंकल, कुछ दिन पहले एक अंकल आए थे हमारे घर पे। वो अंकल मम्मी पे बहुत चिल्ला रहे थे, फिर मम्मी ने उन्हें बाहर भेज दिया। कौन थे वो अंकल? मालूम नहीं। अच्छा, क्या कह रहे थे वो आपकी मम्मी से? मालूम नहीं, लेकिन मम्मी उनसे बहुत गुस्सा थी। सर बहुत ही ब्रूटल डेथ केस है। मुझे ऐसा लगता है कि मर्डर के पहले इसके साथ गैंगरेप हुआ है। कॉज ऑफ डेथ क्या डॉक्टर? बॉडी में काफी एक्सटर्नल इंजरीज हैं, साथ ही इसका प्राइवेट पार्ट बहुत ही बुरी तरीके से इन्फेक्टेड है। हालांकि बाकी की डिटेल्स हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेंगी। डॉक्टर, जंगल से जो हमें ब्लड ट्रेसेस मिले थे, क्या उसी लड़की के? नहीं सर, वो हमने चेक किया, पर वो इन ब्लड सैंपल के साथ लड़की के ब्लड सैंपल मैच नहीं कर रहे हैं। अगर वो ब्लड इस लड़की का नहीं था तो फिर किसका था? सर, वसंत मार्केट के डम डेटा में पुष्पा कटवाल के 2 मोबाइल नंबर एक्टिव थे। ये देखिए सर। सर, पुष्पा का लाजपत नगर वाला एड्रेस मिल गया है। गाड़ी निकलो। सर, पुष्पा और उसकी बेटी नीति यही घर पे रहती है और पिछले 2 दिन से उसके घर में ताला लगा हुआ है। दरअसल नीति परसों हमें वसंत मार्केट में मिली। पुष्पा जिस जूस की दुकान पर उसे छोड़कर गई थी, वहां लौटकर वापस नहीं आई। हे भगवान, वो फिर से नीति को भूल गई। फिर से नीति को भूल गई मतलब? सर, पुष्पा को भूलने की बीमारी है, इसलिए तो वो कोई भी बात ठीक से याद नहीं रख पाती है और इसी वजह से कई बार वो नीति को खो चुकी है। अरे पुष्पा, कैसी हो? हाँ अच्छी हूँ। अच्छा सुनो ना, कल अष्टमी है तो मैं कन्या जी मारी हूँ, तो नीति को प्लीज भेज देना। ठीक है, भेज दूंगी। नीति तुम्हारे साथ मार्केट गई थी? कब से पुष्पा को ये परेशानी? काफी टाइम से। पुष्पा उसका इलाज भी करवा रही है। नीति हमें जिस मार्केट से मिली, उस मार्केट से पुष्पा को इस आदमी के साथ जाते हुए देखा गया था। जानती हो इसे कौन है ये? नहीं सर, इसे मैं नहीं जानती हूँ। पुष्पा का कोई रिश्तेदार? सर, पुष्पा विधवा है, तो उसके फैमिली में ना ससुराल में ना मायके में कोई भी नहीं है। वो बेचारी तो इंश्योरेंस की पॉलिसी दे दे के अपनी बच्ची को पाल रही है। नीति ने हमें बताया था कि पुष्पा का किसी आदमी के साथ झगड़ा हुआ। ऐसे किसी आदमी को जानती हो जिसका पुष्पा के साथ कोई इशू हो? नहीं सर। थैंक यू। सर, मनोहर ने पुष्पा को जहाँ छोड़ा था वो जगह यहाँ पास में ही है, लेकिन सर इस औरत ने बोला कि पुष्पा को भूलने की बीमारी थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि पुष्पा को वाकई में याद नहीं कि वो नीति को जूस की शॉप पे छोड़कर मनोहर के साथ यहाँ पर आई? पर इस लेडी ने यह भी बोला कि 2 दिन से यहाँ पर ताला लगा हुआ। अगर पुष्पा यहाँ पर आई थी तो बस ताला तोड़ दो। सर, यहाँ तो कुछ भी सस्पिशियस नहीं हुआ। विकास, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है।
कोई माँ अपनी बेटी को 2 दिन तक कैसे भूल सकती है? आई फील पुष्पा किसी मुश्किल में है। एक काम करो, पुष्पा के कॉल रिकॉर्ड्स स्टडी करो, शायद हमें उस आदमी के बारे में कोई क्लू मिल जाए जिसके बारे में नितिन ने हमें बताया। सब देहरादून के माल रोड पुलिस स्टेशन में करुणा नाम की लड़की की मिसिंग कंप्लेंट फाइल हुई थी। सर इसकी फोटो उस लड़की से मिलती है जिसकी हमें लाश मिली थी। पुलिस कंप्लेंट किसने की थी? सर इसकी कजन अदिति नाम है, माल रोड पे रहती है सर। इसकी कजन को बुलाकर लाश की शिनाख्त करो। सर सर, अरुणा दिल्ली में रहती थी। 2 दिन पहले 7 अगस्त को किसी काम से वो यहाँ देहरादून आई थी। उसने मुझे कॉल करके बोला भी था कि मुझसे मिलने आएगी, पर वो घर आई ही नहीं। तुम्हारे अलावा देहरादून में और कहाँ आने वाली थी अरुणा? इस बार में तो मुझे नहीं पता। अरुणा दिल्ली में रॉयल स्टार होटल में काम करती थी, तो शायद उसी के किसी काम से आई होगी। अरुणा के पेरेंट्स भी दिल्ली में रहते हैं? नहीं सर, अरुणा रोहतक की रहने वाली है, तो उसके मदर और सिस्टर दोनों वही रहते हैं। तो दिल्ली में अरुणा अकेले रहती थी? नहीं सर, अपने फियांसे के साथ रहती थी। अरुणा के फैंसी का नाम क्या है और वो दिल्ली में कहाँ रहता है? सर, जनकपुरी में। अरुणा के फियांसे का नाम अजीम है। मैंने उससे बहुत कॉल किए, पर अजीम ने मेरा एक भी फोन नहीं उठाया। अजीम, यस सर। हमें तुम्हारी फैंसी अरुणा की लाश मिली थी देहरादून में। अरुणा की लाश? हाँ, अरुणा का सिर्फ मर्डर ही नहीं हुआ, उसका गैंग रेप भी हुआ। अरुणा की कजन अदिति 2 दिन से तुम्हें कॉल कर रही है, तुम उसका फोन क्यों नहीं पिक कर रहे हो? तो मैं काफी समय से अरुणा का कॉल अवॉइड कर रहा था। मुझे लगा कि अरुणा ने अदिति के नंबर से कॉल किया, इसीलिए मैंने फोन पिक नहीं किया सर। ऐसा क्या हुआ था तुम दोनों के बीच कि तुम उसका कॉल अवॉइड कर रहे थे? तो 6 महीने पहले मैं और अरुणा एक डिस्क में मिले, हम लोगों में बातचीत होने लगी और धीरे धीरे बहुत स्मार्टली तरीके से अरुणा ने मेरी जिंदगी में जगह बनाने की कोशिश की। फिर हम साथ रहने लगे और धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ गए। और फिर एक दिन। हाँ जी, अरुणा का? आप कौन? अरे हट सामने से। अरुणा, तू मुझे छोड़कर इसके साथ यहाँ मुंह मार रही है? अभी आइए, तू हट जा। ठीक अरुणा, मुझे 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, अपना सामान पैक करो, मेरे साथ चल। अजीम, मैं सच में तुम्हें सब सच बताने वाली थी पहले, लेकिन मैं जा सकती हूँ। सर, अरुणा उसी दिन यहाँ से चली गई और उसके बाद मैं उससे कभी नहीं मिला। वो आदमी कौन था? क्या वो वाकई में उसका पति था? पता नहीं सर, न इससे पहले कभी उसे देखा था, न उसके बाद कभी उसे देखा। विकास, अरुणा की कजन बोल रही है कि अजीम उसका मंगेतर था और अजीम बोल रहा है कि अरुणा शादीशुदा थी। इस अरुणा की लाइफ में कई एंगल निकलने वाले हैं। लेकिन सर, ताज्जुब की बात तो यह है कि अरुणा जिस रॉयल स्टार होटल में काम करती थी, वहां से उसने 1 महीने पहले ही जॉब छोड़ दी थी। सर, अरुणा हमारे होटल में जॉब करती थी, लेकिन 1 महीना पहले ही उसने जॉब छोड़ दी है। लेकिन उसकी कजिन ने तो बताया था कि वो किसी काम के सिलसिले में देहरादून गई थी। हम क्यों भेजेंगे अपने एम्प्लॉय को बाहर? हो सकता है अरुणा ने कहीं और ज्वाइन किया हो और उनके ही काम से देहरादून गई हो। लेकिन उसने कहाँ ज्वाइन किया इसका पता नहीं चल पाया सर। एक काम करते हैं, रोहतक चलते हैं, अरुणा की मदर से बात करते हैं। रोहतक चलने की तैयारी करो। चल। सर, मैंने पुष्पा के कॉल रिकॉर्ड चेक किए, तो उसका फोन उस शाम लाजपत नगर में बंद हुआ था जिस दिन उसने अपनी बेटी को जूस की शॉप पे छोड़ा था। तो उसके फोन से किसी कैलाश महावत नाम के आदमी से लगातार बात होती रहती थी। ये देखिए सर, उसका लास्ट कॉल भी इसी को था सर। क्या ये वही आदमी है जिसके बारे में हमें नीति ने बताया था? नहीं सर, ये वो आदमी नहीं है। मैंने नीति को इसका फोटो दिखाया था और सर मनोहर के बारे में भी कुछ खास पता नहीं चला। मनोहर पर नजर रखो। और पुष्पा को आखिरी कॉल कैलाश ने किया था, कहाँ रहता है ये? सर, इसकी लाजपत नगर में टूर्स एंड ट्रेवल्स की शॉप है। सर, ट्रैवल एजेंसी के साथ साथ मैं बीसी भी चलाता हूँ और पुष्पा हमारी उस बीसी की मेंबर थी। बीसी क्या? बीसी मतलब कमेटी सर। जो मेंबर्स होते हैं उनसे थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा किया जाता है और फिर महीने के आखिर में जिसके नाम की पर्ची खुलती है उसे वो पैसा दे दिया जाता है।
7 अगस्त की शाम को पुष्पा को तुमने फोन क्यों किया था? 7 सर, उसकी बीसी लगी थी ना इस महीने 5 लाख की, तो सभी मेंबर से पैसा इकट्ठा करके उसे पैसा देने के लिए बुलाया था। पुष्पा पूरे 5 लाख रुपए हैं, बार बार गिनने की जरूरत नहीं है। लो जूस आ गया, जूस पियो पहले। नीति को तो मैं जूस वाली शॉप पे बुलाई। जैसे याद आया तो यहाँ से पैसे लेके तुरंत निकल गई। देखो वो तो वहां पहुंची ही नहीं थी। वो छुपा तो नहीं रहे हो ना हमसे? नहीं सर, मैं छुपाऊंगा क्यों? जो हुआ था वही आपको बताया। जैसा कि कैलाश कह रहा है कि पुष्पा यहाँ से 5 लाख रुपए लेकर निकली थी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि पुष्पा के गायब होने की वजह इन 5 लाख रुपए से ही जुड़ी है? सर मैं एक काम करता हूँ, इस दुकान से लेकर उस जूस शॉप तक के रास्ते में जितने भी सीसीटीवी हैं सबको स्कैन करवाता हूँ, शायद वहां से कोई लीड मिले। और कैलाश के बारे में भी पता करो, हो सकता है मनोहर और कैलाश का कोई कनेक्शन है। पुष्पा के कॉल रिकॉर्ड्स में मौजूद हर नंबर की प्रोफाइलिंग करो, शायद वहां से हमें वो नंबर मिल जाए जो उस आदमी से कनेक्टेड हो, जिसके बारे में नीति ने बताया। सर तो तेरी याददाश्त भी चली गई। मुझे यहाँ क्यों लाया हो तो? याद करूं, बिना वजह तो लाया नहीं। मुझे जाने दो, मेरी बेटी मेरा इंतजार कर रही होगी। जाने दूंगा, लेकिन इसके लिए पैसा लगेगा। मेरे पास कोई पैसा? पुष्पा पूरे 5 लाख रुपए हैं। मेरे पास जो 5 लाख थे वो तो पैसे का नाम लिया, सब कुछ याद आ गया। देख, वो 5 लाख तो भूल जा बे, और अगर तुझे यहां से निकलना है तो मुझे 5 लाख और दे दे। मेरे पास पैसे नहीं है। तेरे पास लादिन का चिराग है ना, उसको खींच दे मेरे लिए और चली जा। साहब, मेरा बस चलता तो मैं उसे कभी दिल्ली जाने नहीं देती। हमारा उसके सिवा और कोई सहारा भी तो नहीं था। घर की पूरी जिम्मेदारी उसने अकेले अपने सर पे ले रखी थी। एक ही झटके पे उसने हमें बेसहारा छोड़ दिया। अरुणा दिल्ली में काम क्या कर रही थी? सर दीदी रॉयल स्टार होटल में काम करती थी। होटल से हमें पता चला कि 1 महीना पहले ही उसने वहां से काम छोड़ दिया। नहीं साहब, ऐसा नहीं था। हाँ सर, दीदी ने हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। अच्छा, अरुणा शादीशुदा थी ना? हाँ सर, लेकिन वो अपने पति के साथ नहीं रहती थी। कोई खास वजह? शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है, जिंदगी भर का फैसला है। और विवेक तो कुछ कमाता भी नहीं है। माँ जल्दी विवेक की जॉब लगने वाली है, और मैंने भी होटल मैनेजमेंट किया है ना, तो शादी के बाद मैं भी काम करूंगी ना। जैसे ही अरुणा ने विवेक से शादी की, उसे समझ आ गया कि ना तो विवेक उसके लायक है और ना ही उसके घर वाले। जब वो पेट से हुई तो अरुणा, दीदी, क्या विवेक जी ने ये सब किया? क्या हुई मेरी बच्ची? सर उसके बाद दीदी डिप्रेशन में चली गई, और उसकी वजह से दीदी का मिसकैरेज हो गया। और ये सब करने के बाद भी उसे तसल्ली नहीं मिली तो बार बार वो यहाँ आके उसे ले जाने की कोशिश करता रहा। अरे छोड़ मेरी बच्ची, छोड़। जब जी चाहा छोड़ दिया, जब जी चाहा लेने चले आए। लूट लूंगा तुम सबको, छोड़ूंगा नहीं। सर मुझे तो विवेक जीजू पे ही शक है। अदिति ने हमें बताया कि दिल्ली में अरुणा किसी अजीम नाम के लड़के से शादी करने वाली थी। अजीम? आप अजीम को नहीं जानते? हेलो लॉकी, पैसों का इंतजाम हो गया? हाँ इंतजाम हो गए। अब कहाँ है? मैं वहां आ जाता हूँ। मैं नहीं, मैं तुझसे नहीं मिलूंगी। तू एक काम कर, पैसे लेके गोविंद मार्ग पर पहुंच। वहां सोनू नाम का लड़का तुझे फोन करेगा और तुझसे मिलेगा। तू उसे 5 लाख रुपए दे देना। देखो अब मैंने तुम्हारे पैसों का इंतजाम कर दिया। प्लीज
मुझे जाने दो, मेरी बेटी मेरा इंतजार कर रही होगी। पहले पैसा मिलने दे, फिर तुझे छोड़ने के बारे में सोचूंगा। सर मैं मानता हूं कि मेरा और अरुणा का रिश्ता नहीं निभ पाया, लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि अरुणा का अंत इतना बुरा होगा। और इस बुरे अंत के लिए अरुणा के घर वाले तुम्हें जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। सर अगर मैं आपसे कहूं कि उसके इस अंत के लिए उसके घर वाले जिम्मेदार हैं, तो क्या आप मुझ पर भरोसा करेंगे? जो भी है तुम साफ साफ बोल दो। विवेक, नाश्ता रेडी है और मैंने लंच भी रेडी कर दिया है। हाँ, ये क्या कर रहे हो? एक बार मुझसे पूछ तो लेते मेरा ही डेबिट कार्ड यूज करने से पहले। अभी लैंडलॉर्ड को मैंने रेंट का चेक दिया है, अगर बैलेंस कम हो गया और चेक बाउंस हो गया तो? बाउंस कैसे हो जाएगा? अभी 2 दिन पहले तो हमारे अकाउंट में सैलरी आई है, पैसे कहाँ चले गए? कुछ काम था उसमें खर्च हो गए। किसमें खर्च हो गए? विवेक, जरूरी नहीं है कि मैं हर काम तुमसे पूछ के करूँ। हाँ, तो बताने में प्रॉब्लम क्या है? तुम अच्छे से जानते हो कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, जॉब कर रही हूँ, उस घर का रेंट दे रही हूँ, खर्चा चला रही हूँ यहाँ का, और तुम अभी कुछ महीने बाद में हॉस्पिटलाइज हो जाओगी, तब क्या करोगे तुम? इसलिए बेहतर होगा कि अपना लेक्चर बंद करके ना तुम बाहर जाओ, कुछ काम ढूंढो और काम करो। सर अरुणा का घर छोड़ के जाना एक बहाना था, और उसने अपने मिस कैरेज के लिए भी मुझे ही जिम्मेदार ठहराया। तो सच तो ये कि उसे एक बच्चा चाहिए ही नहीं था। मतलब तेरे पास कई वजह थी अरुणा पर गुस्सा निकालने के लिए, और जैसे ही तुझे पता चला कि वो तुझे छोड़कर अजीम से शादी करने वाली है, तेरा खून खोल उठा और तूने नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं किया है तो 1 महीना पहले अजीम के घर से कहाँ लेकर गया था तू अरुणा को? सर मैं गया था उसे लेने, लेकिन वो मेरे साथ आने के लिए तैयार नहीं हुई। तो बाद में अरुणा से कभी नहीं मिला। हाँ, पैसा मिल गया। अच्छा, पुष्पा का क्या करना है? पुष्पा तब कहाँ थी इसकी हमें कोई लीड नहीं मिल रही थी, लेकिन पुष्पा के कॉल रिकॉर्ड से उस आदमी के बारे में हमें कुछ पता नहीं चल रहा था। साजिश करने वाला कोई और ही था। वहीं अरुणा के केस में अरुणा का दोस्त अजीम, अरुणा का पति विवेक और होटल रॉयल स्टार का मैनेजर रोहित हमारे प्राइम सस्पेक्ट। अजीम और रोहित दिल्ली में रहते थे, विवेक रोहतक में रहता था, और अरुणा की लाश मिली थी हमें देहरादून में। अरुणा का गैंगरेप किन्होंने किया होगा, उसका मर्डर किस मकसद से किया गया होगा, यह पहेली तब हमारे लिए और जटिल बनने वाली थी। सर मैंने अरुणा के कॉल रिकॉर्ड स्टडी किए। उसका फोन 8 अगस्त की दोपहर तक उसी जंगल में एक्टिव था जहां से उसकी लाश मिली। लेकिन सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से तो उसकी मौत 8 अगस्त की सुबह 4 बजे के आसपास ही हो गई थी। हो सकता है उसका मर्डर करने के बाद उसका मोबाइल फोन वहीं पर डंप कर दिया गया हो। लेकिन सर इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि अरुणा का गैंगरेप उसकी मौत से करीब 6 से 7 घंटे पहले हुआ था, और उसकी मौत उसके सर पर लगी चोट से ज्यादा खून बहने की वजह से हुई थी। जंगल में जो हमें ब्लड स्पॉट मिला वो अरुणा के ब्लड से मैच नहीं करते। इससे ये तो साफ है कि अरुणा का मर्डर हुआ नहीं हुआ, कहीं और हुआ होगा। अरुणा की बॉडी को बोरे में भरकर डंप किया गया। इसके लिए हमें यह जानना जरूरी है कि 7 अगस्त को अरुणा दिल्ली से देहरादून क्यों आई होगी। सर अरुणा के कॉल रिकॉर्ड में अदिति के अलावा देहरादून का और कोई नंबर नहीं मिला है। अगर अरुणा बस, ट्रेन या फ्लाइट से दिल्ली से देहरादून आई है तो कोई ना कोई लीड मिल जाएगी। विकास, 6 और 7 अगस्त का फ्लाइट, बस, ट्रेन रिजर्वेशन चेक करो। हो सकता है अरुणा किसी के साथ दिल्ली से देहरादून आई हो। और अदिति के बारे में भी पता, उसने ना तो हमें विवेक के बारे में बताया और अजीम को वो अरुणा का मंगेतर बता रही है, जबकि अरुणा की मां अजीम के बारे में कुछ जानती ही नहीं। पुष्पा का कुछ पता चला? सर मैंने मनोहर और कैलाश दोनों को अच्छे से खंगाला, लेकिन कुछ नहीं मिला सर। सर ये अरुणा 7 अगस्त की शाम को ट्रेन से देहरादून आई थी, और उस टिकट के पीएनआर नंबर में सिर्फ अरुणा ही अकेली पैसेंजर थी। लेकिन सर उसने ये टिकट दिल्ली के वनराज टूर्स एंड ट्रेवल्स से करवाया था, और उस टूर्स एंड ट्रेवल्स का मालिक ये संदेश नाम का लड़का है। सर इस अरुणा की संदेश से ही फोन पर काफी बातें होती थी। सर अरुणा अक्सर मुझसे टिकट बनवाया करती थी, इसलिए हमारी फोन पर बात हो जाती थी। ऐसे कितने टिकट करवाती थी?
जो टेलीफोन करती थी, छुपा तो नहीं रहा ना हमसे? नहीं सर, लेकिन हाँ सर, वो अक्सर दिल्ली से बाहर जाते रहती थी। तो संदेश का कहना सही है। मैंने चेक किया, ये अरुणा मोस्टली हर वीकेंड पे इंडिया के अलग अलग स्टेट में ट्रेन और फ्लाइट से ट्रेवल करती थी। और बात सर, प्रगति रोड के पास वाले जंगल में पुष्पा की लाश मिली। नीति की मां पुष्पा कटवाल का मर्डर हो गया था और तब हम उसके कातिलों से पूरी तरह बेखबर थे। वहीं दूसरी तरफ अरुणा रेप और मर्डर केस में हमारी कोशिश एक चौंका देने वाला घुमाव लेकर आई। सर, हमारे खबरियों ने वनराज टूर्स एंड ट्रेवल्स वाले संदेश की बिल्डिंग लगाई तो पता चला कि संदेश एक पिंप है। वो कई हाई प्रोफाइल लोगों को एस्कॉर्ट प्रोवाइड करता है। सर मैं मानता हूँ कि मेरा धंधा गलत है, लेकिन अरुणा के मर्डर से मेरा कोई लेना नहीं है। अरुणा को देहरादून क्यों भेजा था, ये बोल। क्योंकि वो मेरे लिए काम करती थी, वो भी एक एस्कॉर्ट थी। अरुणा एक प्रोस्टिट्यूट थी? हाँ सर, वो सिर्फ नाम के लिए रॉयल स्टार होटल में काम करती थी, और उस होटल का जो मैनेजर है रोहित, वो भी मेरे धंधे में इन्वॉल्व है। सर, अरुणा अपने क्लाइंट के साथ मेरे होटल आया करती थी, उसे वो क्लाइंट संदेश ही दिलवाता था। इसके अलावा मेरा कुछ लेना देना नहीं है सर। अरुणा कब से काम कर रही थी तेरे लिए? करीब 1 साल से। वो रोहतक से मेरे पास जॉब मांगने के लिए आई थी। देख अरुणा, अगर तू चाहे तो लाख रुपए महीना कमा सकती। पर कैसे? सर मैंने उसे एस्कॉर्ट बनने का ऑफर दिया था। पहले तो वो चली गई, लेकिन फिर कुछ दिन बाद वापस लौट के आई। देखो अरुणा, शुरू में ना थोड़ी हिचक होती है, पर तुम टेंशन मत लो। हाँ, बस तुम्हें ना थोड़ा अपना मेकओवर करना पड़ेगा। कि मैं उसे दिल्ली के बाहर अपने क्लाइंट्स के पास भेजने लगा। 7 अगस्त को देहरादून तूने अपने किस क्लाइंट के पास भेजा था अरुणा को? सर वो क्लाइंट मेरा नहीं, देहरादून के मेरे एक आदमी का था। तेरे किस आदमी का? कैलाश महावत। ये सोनू कैलाश के लिए काम करता है, और सर ये वही आदमी है जिसके बारे में नीति ने हमें बताया था, जिसका पुष्पा से झगड़ा हुआ था। What? पुष्पा के मर्डर का कनेक्शन भी इस कैलाश से जुड़ा है? हमने कैलाश और सोनू को ढूंढने के लिए अपना खबरी नेटवर्क एक्टिव कर दिया और हमारे खबरियों ने हमें उन तक पहुंचा दिया। सर, अरुणा के मर्डर में मेरा कोई हाथ नहीं है सर। और पुष्पा से तेरा और सोनू का क्या कनेक्शन है? पुष्पा भी मेरे लिए काम करती थी सर। अच्छा सुन, वो मेरे क्लाइंट को ना अरुणा को फोटो बड़ा पसंद आया, तो एक काम कर, 5 अगस्त को बुला ले उसे देहरादून, उनकी जंगल पार्टी को रंगीन बनाने के लिए। लेकिन अरुणा की कीमत याद है ना? अब मेरा पहले का 5 लाख भी बकाया है। अरे कौन सा 5 लाख? 3 लाख बकाया था सिर्फ। वो बहुत बड़ी भुलक्कड़ थी सर, हमेशा मेरे पैसे देना भूल जाती थी। उस दिन मैंने उसे पीसी के पैसे देने नहीं बुलाया था, बल्कि अपने पैसे मांगने के लिए बुलाया था। ये ले तेरे 3 लाख। महानात्मा, 5 लाख थे, 5 लाख और 1 लाख इस बार का, 6 लाख रुपए लूंगा मैं। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? पहले के 3 लाख और इस बार के 1 लाख बस। मेरा दिमाग खराब है। ये जूस मत दे उसे, जहर दे, जहर। निकल बाहर। सुन, 6 लाख रुपए चाहिए मुझे पूरे, 3 लाख नहीं लूंगा। नीति को तुमने जूस शॉप पे बुलाया? एक मिनट, ये होशियारी किसी और को बताना समझी? 6 लाख लिए बिना जाने नहीं दूंगा यहाँ से। उस दिन वो गलती से गिरी और बेहोश हो गई। मैंने उसकी मरहम पट्टी कराई थी सर, और उसके बाद उसे गुलमोहर पार्क वाले घर में बंद कर दिया। फिर पता चला सर कि आपने उसकी बेटी को ढूंढ लिया है, और मैं उसे छोड़ नहीं सकता था सर। मुझे मेरे पैसे वसूलने थे सर। पुष्पा ने भी मेरे कहने पर लॉकी को ब्लैकमेल किया और उससे 5 लाख रुपए मंगवाए। लॉकी कौन है? लॉकी पुष्पा का एक क्लाइंट सर। पुष्पा ने अरुणा को उसके पास भेजा था, और हमें पूरा यकीन था सर
उसका मर्डर, गैंगरेप वगैरह सब लॉकी ने किया था। तो तू कह रहा है कि अरुणा का मर्डर लॉकी ने किया? जी सर। काम लगा है लॉकी? सर लॉकी का घर भी बंद है और फोन भी है। इस लॉकी की कुंडली निकालो, इसके हर रिश्तेदार दोस्त सबसे मिलो, कैसे भी करके लॉकी मुझे अंदर चाहिए, वो भी जल्दी। सर आपका अंदाजा सही हो सकता है कि अरुणा की माँ को उसके प्रोस्टिट्यूशन के काम के बारे में मालूम था, क्योंकि सर 3 महीने पहले तक अरुणा का रोहतक वाला घर गिरवी था और अरुणा ने 10 लाख रुपए देकर वो घर छुड़वाया था। और सर ये संदेश भी रोहतक का ही रहने वाला है। और सर अरुणा के आस पड़ोस के लोगों को भी शक है कि अरुणा प्रोस्टिट्यूशन के काम से जुड़ी हुई थी। आप ही ने अरुणा को दिल्ली संदेश से मिलने के लिए भेजा था और संदेश भी यही रोहतक का रहने वाला है। हाँ मैं अरुणा की कसूरवार हूँ। क्या करती मैं? उसके बाप के जाने के बाद घर में खाने के भी पैसे नहीं थे, ये घर गिरवी रखना पड़ा मुझे। और अरुणा विवेक से शादी करके विवेक के लिए कमाने लगी। और इसी लालच में आपने अरुणा को विवेक से अलग कर दिया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अरुणा अजीम से शादी करना चाहती थी, ये बात आपको रास नहीं आई और आप ही ने अरुणा को? नहीं साहब नहीं, मैं बुरी जरूर हूँ लेकिन इतनी भी बुरी नहीं। आखिर मैं अरुणा की माँ हूँ, मैं अपनी बच्ची के साथ ऐसा कैसे कर सकती थी? हाँ विकास, तो मैंने लोकेश सिर्फ लॉकी के कॉल रिकॉर्ड स्टडी किए, उसमें अरुणा के पति विवेक का नंबर मिला है। ओके सर मेरे यकीन मानिए सर मैंने अरुणा को नहीं मारा। मैं सच कह रहा हूँ सर, मैंने उसका मर्डर नहीं किया है। तूने मर्डर नहीं किया तो लॉकी से करवाया? नहीं सर, लॉकी ने भी उसका मर्डर नहीं किया है। 7 अगस्त की रात को अरुणा को लॉकी ने हायर किया था और हमें यह भी पता चल गया कि 7 अगस्त की रात को तू देहरादून में था। सर ये सच है कि उस दिन मैं देहरादून गया था, क्योंकि मुझे छोड़ने के बाद सर अरुणा और उसकी दोनों पैसे के लालच में अंधे हो गए थे। सर मुझसे यही बात बर्दाश्त नहीं हुई, मैं उससे मिलकर अपनी भड़ास निकालना चाहता था, पर सर उसने मुझसे मिलने तक से मना कर दिया, इसलिए मैंने उसको लॉकी के थ्रू हायर किया सर। क्यों चौंक गई? पर मुझे तो छोड़ चुकी है तू, मेरी बीवी तो रही नहीं, प्रोस्टिट्यूट है ना। और आज हम सब तेरे कस्टमर्स। क्या बना दिया है तुझे? विवेक मैं जानती हूँ मेरे पास तुम्हारे किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं है। चलो रे, हो गई हमारी बातचीत। जो काम करने आए हो ना वो काम करो। विवेक तुम ये क्या? और सर अरुणा ने मेरे फ्रेंड को इंजर्ड कर दिया था। सर मैं सच कह रहा हूँ सर मैंने अरुणा को नहीं मारा। तू ऐसे नहीं बोलेगा ना? बोल, लॉकी और बाकी के दोस्त कहां हैं तेरे? सर लॉकी और विवेक के दूसरे दोस्त भी यही बोल रहे हैं कि उन्होंने अरुणा का सिर्फ रेप किया था, मर्डर नहीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी यही सामने आया है कि अरुणा का मर्डर उसके गैंग रेप से लगभग 6-7 घंटे के बाद हुआ। अगर उन्होंने ही मर्डर किया है तो इतनी देर तक रुके क्यों? हो सकता है विवेक सही बोल रहा हो, उन्होंने वास्तव में अरुणा को जंगल में छोड़ दिया हो। एक काम करो, फिर से पूछताछ करो। हाँ सर, उस रात इस लड़की को देखा था मैंने ऑटो स्टैंड के पास, काफी बुरे हालत में थे। सर तब वो वहां से एक ऑटो से निकल गई। हाँ साहब, उस रात ये लड़की मेरे ऑटो में बैठी थी, उसके साथ कुछ तो गलत हुआ है साहब, उसकी हालत ठीक नहीं थी। कहाँ छोड़ा था इस लड़की को, बता सकते हो? सर मैंने उस लड़की को यहीं उतारा था और वो इसी बिल्डिंग में गई थी। सर मैं मानती हूँ अरुणा यहाँ आई थी, पर मैंने उसे नहीं मारा। तो फिर किसने मारा? हो जाओ शुरू।
सर, मुझे अरुणा दीदी से नफरत हो गई थी। सबको लगता था कि जैसे वो ये सब काम करती, मैं भी। सब मुझे गंदी नजरों से देखते थे। मुझसे ये जिल्लत भरी जिंदगी बर्दाश्त नहीं होती थी। लेकिन तब मुझे मालूम नहीं था कि अरुणा दीदी ये सब माँ के कहने पे करती। मुझे और आदित्य को पहले से ही मालूम था कि वो देहरादून आने वाली है, इसीलिए मैं वहां गई थी। मैं सिर्फ उससे बात करना चाहती थी। अरुणा, ये क्या हुआ तेरे साथ? हाँ, बहुत मेहनत करके आई हो ना, थक गई हो। आपको तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। मैं तो कब की मर चुकी हूँ, और आज विवेक ने मुझे पूरी तरह से खत्म कर दिया। लेकिन सिर्फ विवेक ही नहीं, तुम और माँ भी दोषी हो मेरी इस हालत के। मेरा और माँ का नाम मत लो, ये सब तुम अपने शौक से करती हो। तो मार दो मुझे, हाँ? जो विवेक नहीं कर पाया तुम लोग कर दो। विवेक से नहीं करा रही है? हाँ, लेकिन पति बन के नहीं, ग्राहक बन के मिला था वो मुझसे आज। लेकिन वो सही कह रहा था, मेरी इस हालत के लिए माँ जिम्मेदार है, समझी? अदिति ने कहा कि अगर हमने दीदी की लाश डम नहीं की तो हम दोनों फंस जाएंगे। सर, मुझे पता था उस रात अरुणा जंगल पार्टी में कहां से आई है। उसने बोला कि विवेक ने उसका रेप किया है, तो हमने सोचा उसकी बॉडी वहीं डंप कर देते हैं, इसलिए मैंने अपने फ्रेंड से उसकी कार बोरो की। सर, माना मैंने अरुणा दीदी को मारा, लेकिन उनका दम घुटने वाली माँ ही थी। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं अरुणा दीदी को नहीं, माँ को ही मार डालती। अगर तुमने सब कुछ पहले से ही समझने की कोशिश की होती तो आज तुम्हें पछतावा नहीं होता। गलतियां इंसान की फितरत है, जिसको सुधारने की गुंजाइश हमेशा रहती है। सही और गलत का चुनाव चाहे कितना भी मुश्किल हो, लेकिन तब भी हमें अपनी जरूरत के आगे कभी घुटने नहीं टेकने चाहिए। अरुणा जानती थी कि वो जो कर रही है गलत है। उसने इस दस्तक को महसूस करके अजीम के साथ एक नई शुरुआत करने का फैसला किया, पर मुश्किल वक्त के इम्तिहान में वो हार गई और उसे हराने वाले हर लिहाज से गलत साबित हुए। अजीम अरुणा की मजबूरी को धोखा समझ रहा था और विवेक ने अरुणा की मजबूरी का तमाशा बना दिया, उसे अपनी घिनौनी हवस से दागदार कर दिया। अरुणा की मां अरुणा की मजबूरी से अपना स्वार्थ पूरा कर रही थी और गरिमा ऐसी गलतफहमी का शिकार हुई कि उसने अरुणा का मर्डर कर दिया। ये सब ऐसी दस्तक थी, अगर इन पर अरुणा ने गौर किया होता तो अंजाम बदल सकता था। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी। कोई भी शारीरिक या मानसिक विकार भगवान की देन होती है और उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, लेकिन चरित्र का विकार हमारी गंदी सोच से उपजता है। यही सोच समाज को खराब करती है, क्राइम बढ़ाती है। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर राजेश जाधव क्राइम पेट्रोल दस्तक के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एक ऐसे केस के बारे में बताने जा रहा हूं जो 6 महीने पहले मेरे सामने आया था, जब मैं नासिक के सरकारवाड़ा पुलिस स्टेशन में पोस्टेड था। 12 साल की एक बच्ची जो ना सुन सकती थी ना बोल सकती थी, 2 महीने की प्रेग्नेंट थी। ये हमारे समाज का एक बहुत ही घिनौना रूप है। जहां हमें ऐसे बच्चों के साथ हमदर्दी होनी चाहिए, वहीं पर कुछ लोग ऐसे बच्चों का फायदा उठाते हैं। ये बच्चे अपनी तकलीफ बयां नहीं कर पाते और इसीलिए ऐसे केसेस में कल्प्रिट के बच निकलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ये केस मुझे इसलिए भी याद रहेगा क्योंकि हमारे सामने एक साथ 2 केसेस आए थे जिन्हें हमें सॉल्व करना था। दूसरा केस था आरती नाम की एक लड़की का, जो दिमागी तौर पर कमजोर थी। बेटा, बहू तेरा इंतजार कर रही है। अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर, जा अंदर। हे भगवान, सब ठीक ठाक हो। ये अच्छा नहीं है, अंधेरा ही अंधेरा और डर भी लग रहा है।
निकल इधर से। चल निकल। झूठे जा, ये मेरा कमरा है, आंटी ने बोला जा तू। हाँ आंटी आप कितनी गंदी हो, कितनी गंदी बातें करती है। मैं नहीं करूंगी ये सब। अरे बेटा अब तेरी शादी हो गई है, अब ये गंदी बातें नहीं होती है, समझा कर। नहीं 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 मैं नहीं करूंगी, मैं मम्मी पापा को बोल दूंगी आप मुझे गंदी बातें बोल रही थी। पापा ने मुझे यहाँ खेलने भेजा था सिर्फ। तो बेटा ये भी तो एक खेल ही है जो अब तुझे मोहित के साथ खेलना है। नहीं 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 मुझे कुछ नहीं सुनना, वो बहुत गंदा लड़का है, उसने मुझे मारा और मुझे कुत्ता बोला और मेरी बाल भी खींचे। मैं नहीं करूंगी मुझे। नहीं 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 मेरे को नहीं सुनना, मुझे कुछ मत बोलो, मत बोलो। देखिए आपकी बेटी पेट से है। क्या? 2 महीने का गर्भ है। उसे पता तक नहीं है कि उसके साथ हुआ क्या है। एक तो ठीक से उसका ध्यान नहीं रखा, ऊपर से उसी को ब्लेम कर रहे हो। मैडम जी हम लोग गरीब लोग हैं, पूरा दिन काम करते रहते हैं हम लोग, अगर इसका पीछू पीछू घूमेंगे तो खाएंगे कहाँ से बताइए आप। मैडम जी ये क्या हो गया, ये हम लोग क्या करें? आपको फौरन पुलिस में जाकर रिपोर्ट लिखानी चाहिए। हमारे रहते हुए इसके साथ इतना गलत हो गया, हम नहीं रहेंगे तो रोज कोई ना कोई इसका फायदा उठाएगा। कैसे बचाएंगे इसे? मुझसे काम में मार देते इसे, खत्म कर देते। बेटी है वो, ऐसे कैसे बोल रही मार देते? मेरी भी बेटी है, फिक्र है मुझे इसकी। अरे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या करूँ इसके साथ। मोहित मोहित अरे सुन सुन, क्या कर रहा है तू? सुन मेरी बात सुन, तेरे को जितना खेलना है ना उनके संग खेल ले इनके कमरे में। मैं आके ये भी नहीं बोलूंगी कि सो जा मोहित सो जा। अरे तुम दोनों बोलो ना ऐसे कि चलो हमारे कमरे में। चलो ना चाची, चलो ना चाची, ये खेल बहुत अच्छा है, मुझे बहुत मजा आता है। ये 12 साल की बच्ची 2 महीने की प्रेग्नेंट है। मुझे एक बात बताइए, इसका डेली रूटीन क्या है? ये कहाँ आती जाती है? साहिब सुबह अपने गूंगे बहरे बच्चों के साथ स्कूल जाती है और दिन में घर के आसपास ही खेलती है, और कभी कभी मेरे साथ बाजार जाती है सब्जी लेने के लिए, और तो किधर भी नहीं जाती साहिब। लेकिन ये किसी ऐसी जगह गई होगी जहाँ जिसके बारे में आपको पता नहीं है। आप उससे पूछ सकते हैं। साहिब बोल रही है किधर घर बनने का काम चालू है, उधर ही गई थी। सर मतलब किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर? लेकिन सर ऐसे तो पूरे शहर में न जाने कितनी जगह काम चल रहा होगा।
हो सकता है गलती से ये किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर गई हो और वहीं पर उसके साथ किसी ने। बुरे भाई एक काम करो, बच्ची को अपने साथ ले जाओ और आसपास की जितनी भी कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं सब पर चेक करो। हो सकता है ये कल्प्रिट को पहचान ले। यस सर। और आप प्लीज जितनी जल्दी हो सके इसका अबॉर्शन करवा लीजिए, क्योंकि जितने दिन बीतते जाएंगे कॉम्प्लिकेशन और बढ़ेगी, बच्चे की जान को भी खतरा हो सकता है। ठीक है सर। आटा कम पड़ेगा। सुनो, अरे आटे की थैली निकालना ऊपर से, जल्दी थोड़ा। क्या पूरा आटा गिरा? पानी। अरे क्या हुआ? अरे बाबा उसने वो आटा गिरा ना, भूल से सा दिख रहा है, इसके लिए वो डर गई। वो तेरा बाबा कुछ नहीं। मजबूरी है, क्या करूं, पैसे तो देने ही पड़ेंगे। इतना मुझे भी मालूम है कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। सही गलत क्या होता है भाऊ, सिर्फ काम होने से मतलब है। वैसे भी खानदान का वारिस पाने के लिए ये रकम बहुत कम है। चलता हूं। पकड़ो सबको, राउंड अप पे लो। उठ, खड़ा हो जा। पायल ये था, देख इसमें से कोई था क्या? देख डरना मत, बता दे। इतना नहीं कर सकती कि रात को मोहित को आरती के कमरे के आसपास जाने से रोक लो? तुम्हें पता है ना हमें आरती से बेटा चाहिए। और अगर उसे बेटी हुई तो? कैसी बातें कर रही हो बहू? देखना इस वक्त बेटी नहीं बेटा ही होगा। और अगर इस बार भी बेटी हुई ना तो मैं अपने हाथों से उसका गला घोंट दूंगा। देखना सब कुछ अगर ठीक ठाक चलता रहा तो इस घर को बहुत जल्द एक वारिस मिलेगा। मेरे फायदे की बात हो रही है क्या? बैठने की जरूरत नहीं है, अंदर कमरे में चलो। आजा पायल, चल कुछ नहीं होगा, आजा बैठ जा बेटा आराम से। क्या स्टेटस है अभी? कुछ नहीं सर, हमने कम से कम 50 साइट चेक किए। हर साइट के हर एक आदमी को इस बच्ची को दिखाया। सर ये किसी को नहीं पहचान रही है। ये क्या बोलना चाहती है, क्या समझाना चाहती है, हम कुछ नहीं समझ पा रहे। ये सावंत काजला कौन है? सर दाढ़ी मजदूर है, 7 दिन पहले ही काम पे आया। रोज दारू पी के दंगा करता है सर। आज इसने हद ही कर दी, एक आदमी का सर फोड़ दिया। काय रे तुला? एक काम करो, इसको ले जाओ और उसको बिठा के रखो। सर चल। गायकवाड़, कहीं यही तो वो नहीं है जिसने
लेकिन सर सावंत ने तो कहा कि 7 दिन पहले इसने काम ज्वाइन किया। हाँ लेकिन ऐसा, एक मिनट, ऐसा हो सकता है कि जिसने भी पायल के साथ ये किया है उसके चेहरे पर पेंट या चूना लगा हुआ होगा। हो सकता है सर, और शायद इसी वजह से मजदूर को नॉर्मल हालत में देख के बच्ची पहचान नहीं पा रही होगी। क्या हुआ? एडी हो गई क्या तू? हाँ कुछ भी मत बोल, समझे क्या? फिर तुम्हें उस दिन आटे में लिपटा देकर पायल चिल्लाई क्यों? अरे मुझे क्या मालूम क्या कुछ चिल्लाई रहा? लेकिन मुझे मालूम है, आज पुलिस स्टेशन में भी उन लोगों ने एक आदमी को पकड़ा था जो पेंट में लिपटा हुआ था और पायल उसे देखकर चिल्लाई। ऐसा हो सकता है कि जिसने भी पायल के साथ ये किया है उसके चेहरे पर पेंट या चूना लगा हुआ होगा। और पायल तुम्हें ही देखकर चिल्लाई थी और तभी मैं समझ गई कि पायल के साथ ये गंदा काम तुमने ही किया है। पागल, हाँ? मेरे पे उसने आटा गिरा था क्या नहीं? और रोज गिरता है मेरा आटा आटा। एक बात बताओ, जब भी तुम चक्की से आते हो और आटे में लिपटे हुए होते हो वैसे ही दिखते हो कि नहीं? और तभी मैं सोचूं कि आजकल नहा धो के क्यों आ रहे हो? देख तू परेशान है, मेरे को मालूम है पायल को लेके। उसके लिए मेरे ऊपर इल्जाम मत लगा, मेरी भी बेटी है वो। मैं इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, तुमने ही पायल के साथ गंदा काम किया है। हाँ, और तभी मैं सोचूं कि उसे मारने की बात क्यों बोल रहे थे? मार देते इसे, खत्म कर देते ताकि तुम पकड़ा ही ना जाओ। एक और लो, खूब टिकट आए सर, बस बस। अरे तो क्या हुआ, लो लो, एक बस है सर, बस। क्या तुम भी गायकवाड़? कोटवारी कंस्ट्रक्शन साइट पर एक लड़की की लाश मिली है। सर डिस्प्यूट की वजह से ये साइट 4 महीने से बंद पड़ी है। और किसने किया था, पता लिया? ये हटाना जरा। गले पर निशान भी है और सूजन भी, लगता है गला दबाकर मारा गया है। कपड़ों की हालत देखकर लगता है कि इसके साथ जबरदस्ती हुई है। सर लाश की हालत देख के तो लगता है मर्डर कम से कम 2 से 3 दिन पहले किया गया होगा। सर आधी खाई हुई चॉकलेट, इतनी बड़ी लड़की चॉकलेट की लालच में यहाँ तक आ गई। लालच में नहीं आई होगी, नहीं हो सकता है इसका कोई बॉयफ्रेंड हो जो इसे यहाँ पर ले आया और उसने चॉकलेट खिलाई हो उसको। ये सुनसान जगह देखकर इस पर जबरदस्ती की और फिर उसे मार दिया। एक काम करो, बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दो, फॉरेंसिक को फोन करो और इसकी तस्वीर आसपास के सारे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करो। देखो इसकी कोई मिसिंग कंप्लेंट फाइल हुई है क्या। सावंत मोड़ जरा पुराना साइट छान मारा, देखो कुछ मिलता है क्या, आई कार्ड वाई कार्ड। और गायकवाड़ फॉरेंसिक वालों को फोन करो, उनको बोलो कोई सीनियर बंदा भेजे, बहुत सारे फिंगरप्रिंट्स मिलेंगे यहाँ पर। जी सर। सर कंस्ट्रक्शन साइट पे हमें जिस लड़की की डेड बॉडी मिली थी उसका नाम है आरती ठाकुर। सर 3 दिन पहले गंगापुर पुलिस स्टेशन में उसकी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई थी। किसने की थी कंप्लेंट? सर लड़की के पिता जगमोहन लाल ने। हमने बॉडी आइडेंटिफिकेशन के लिए उनको थाने बुलाया है। सर आरती की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक आरती की मौत 2 सितंबर को दोपहर 2 से 4 के बीच गला घोटने की वजह से हुई थी। बॉडी पे खरोच के निशाने और चूने के ट्रेसेस भी हैं। सर मरने से पहले उसने चॉकलेट खाई थी और वो 2 महीने की प्रेग्नेंट थी। लेकिन सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक आरती ठाकुर के साथ मरने से पहले सेक्सुअल एब्यूज ऐसा कुछ नहीं किया गया था। कहीं इस आरती ठाकुर और पायल के केस में कोई कनेक्शन तो नहीं है? क्योंकि देखो ना, दोनों केसेस में बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं। कंस्ट्रक्शन साइट, चूना, जबरदस्ती। हो सकता है सर, क्योंकि पायल बच्ची है तो शायद उसने पायल को ओवरपावर किया और उसके साथ रेप किया। अब कोशिश उसने आरती के साथ भी की होगी, आरती ने रिएक्ट किया होगा, चिल्लाई चीखी तो कुछ कर नहीं पाया और गुस्से में आकर आरती को मार दिया होगा। वैसे पायल के केस का क्या स्टेटस है? मेरे बच्चे को मेंटल प्रॉब्लम था, उसकी उम्र तो बढ़ गई थी लेकिन दिमाग नहीं। इकलौती
इकलौती बच्ची थी हमारी, बड़े प्यार से पाला था उसे, कभी बोझ नहीं समझा हमने। हमें पता था कि सारी उम्र हमें उसकी देखभाल करनी है, क्योंकि बाकी सारी लड़कियों की जैसी उसकी शादी कभी नहीं हो सकती थी। लेकिन अचानक एक दिन सामने से उसके लिए रिश्ता आया। देखिए, आपकी बेटी आरती हमारे बेटे मोहित के लिए एकदम परफेक्ट मैच है। अरे हमें पता है आपकी बेटी में थोड़ा बचपना है ना, कोई बात नहीं, हमारा बेटा मोहित भी तो कुछ ऐसे ही है। उसके बाद भी आपको लग रहा है कि दो कमजोर दिमाग के लोग एक मजबूत परिवार बना सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। और ऐसे एक नहीं कई एग्जाम्पल्स हैं जहां दो मेंटली अनस्टेबल लोगों ने एक हेल्दी बच्चे को पैदा किया है। और ऐसा मैं नहीं कहता हूं, डॉक्टर्स का कहना है। एक बात तो आप मानेंगे, ये दोनों बच्चे आपस में एक दूसरे को जितना समझेंगे ना, उतना हम इन्हें नहीं समझ सकते। एक बार नॉर्मल इंसान को इनसे प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन इन दोनों को आपस में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमने भी सोच लिया कि एक बार कोशिश करके देखें। और धर्मचंद जी कोई ऐसी वैसी तो हस्ती थी नहीं, बड़े बिजनेसमैन थे, बड़ी फैमिली थी उनकी, बड़ा बेटा, बड़ी बहू, पोतियां, दुनिया देखी थी उन्होंने, तो हमें लगा वो सही होंगे। तो आपने आरती की शादी करवा दी? करवा तो दी, लेकिन बाद में हमें लगा कि हमने बहुत बड़ी गलती की है। 2 बार वो ससुराल से बिना बताए भागकर हमारे पास आए। पापा, वो लोग बहुत गंदे लोग हैं। वो मेरे को क्या बोलते पता? तू मोहित के साथ गंदी बातें कर, उसके साथ सो जा। मैंने बोला नहीं, मैं बहुत अच्छी लड़की हूँ, मैं नहीं करूँगी। पापा, मैंने सही किया ना? बोलो ना, मैंने सही किया। तुमने मना क्यों किया? मोहित बहुत अच्छा लड़का है। नहीं नहीं नहीं, वो अच्छा लड़का नहीं है। मैं अच्छी हूँ, मैं उसके साथ खेलती हूँ ना, तभी वो अच्छा लगता है। मैं अपने कमरे में सोती हूँ ना, मेरे को बोलता ये मेरा कमरा है, इधर से चली जा। मैं क्यों सोऊं उसके साथ? मैं नहीं रहूंगी। हमने सोचा कि आज नहीं तो कल मोहित और आरती के बीच में सब कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन आरती इस बात पर अड़ी रही कि मैं वापस नहीं जाऊंगी। फिर हमने जैसे तैसे बेला फुसला कर उसे वापस भेज दिया, लेकिन वो फिर भाग गई। लेकिन वो आखिरी बार, उसके बाद वो कभी नहीं आई थी। मैंने फोन किया तो वो बहुत खुश लग रही थी। हमें लगा कि सब कुछ अच्छा हो गया है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले मैंने फोन किया तो ससुराल वाले बोले कि वो वहां नहीं। मुझे लगा कि वो यहाँ आई होगी। मैं समझ गया कि मेरी बच्ची कहीं गुम हो गई है, इसके लिए मैंने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी लिखवाई। मेरी बच्ची माँ बनने वाली थी और अभी कभी वापस नहीं आएगी। देखो, तुम लोगों में से कोई भी इस लड़की को जानता है तो अब भी बता दो, बाद में मौका नहीं दूंगी। आखिरी मौका दे रही हूं। मैडम, हमें मालूम नहीं। मैडम, मेरी बच्ची को रो रो के बुरा हाल, क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। पायल, रुक बेटा। पायल, मैडम, पायल बहुत परेशान हो गई है, मैं उसे घर ले जाकर थोड़ा आराम करने देती हूँ। देखिए, आप उसको लेके जा सकते हैं, लेकिन उससे पहले इसे पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। तो क्या रोज रोज का नाटक लगा रखा है? मेरी बच्ची के साथ गलत हुआ है, जिसने गलत किया उसे तो आप लोग पकड़ नहीं रहे, लेकिन हम लोग को रोज रोज हाजिरी लगानी पड़ रही है। देखिए, ये प्रोसीजर चल पाए, आज इनका नाटक खत्म कर ही देते हैं। साहब, बहुत हुआ साहब, हमें और जांच नहीं करवानी, हमें अपना केस वापस लेना है। केस वापस लेना है? हाँ साहब। हम उस आदमी को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जिसने आपकी बच्ची के साथ। मेरी पायल अभी बहुत छोटी और उसे ऐसे गली गली घुमाना नहीं होगा सर। देखिए, हमें ये करना पड़ रहा है क्योंकि हम उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आप ये नहीं चाहते कि उसे सजा हो? साहब, क्या फर्क पड़ जाएगा साहब? वो पकड़ा जाए, उसे सजा मिले ना मिले साहब। पहले भी साहब इसकी शादी नहीं होने वाली थी, अब तो इतनी बदनामी हो गई है कि अब तो हो ही नहीं सकती ना उसकी शादी साहब। नहीं साहब, बच्ची है साहब, भूल जाएगी साहब, वो भूल जाएगी साहब। भूल जाएगी? मुझे यकीन है कि अभी अगर पायल बोल पाती तो ये यही बोलती कि उस आदमी को सजा मिलनी चाहिए, वो पकड़ा जाना चाहिए। क्या तुम चाहती हो कि वो आदमी ऐसे खुला घूमता रहे और पायल जैसी बच्चियों को अपना टारगेट बनाता रहे? देखो, मैं तुम्हारी तकलीफ समझता हूं, लेकिन मैं रिक्वेस्ट
रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज प्लीज हमें थोड़ा सा टाइम और दीजिए प्लीज। हम उसे जरूर पकड़ लेंगे। ठीक है सर। जल्दी से जल्दी ये केस सॉल्व करना है। लेकिन सर कैसे? कोई लीड, कोई क्लू हाथ ही नहीं लग रहा है, कैसे सॉल्व करें सर? मिलेगा मिलेगा, कोई ना कोई क्लू तो जरूर मिलेगा। हो सकता है आरती के केस में मिले, हो ना हो इन दोनों केसेस में कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है। पायल बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, आरती दिमागी रूप से बच्ची थी, यानी कि दोनों ऐसे दरिंदे के लिए इजी टारगेट्स थे। पायल पर किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर रेप हुआ और आरती की लाश भी हमें मिली एक कंस्ट्रक्शन साइट पर। चूने से लथपथ आदमी को देखकर पायल रिएक्ट करती है। आरती की बॉडी पर हमें चूने के ट्रेसेस मिले। हो सकता है वो आदमी आरती को चॉकलेट का लालच देकर कंस्ट्रक्शन साइट पर ले गया है। वहां उसने आरती पर जबरदस्ती करने की कोशिश की, आरती ने चीखा, चिल्लाया और उसने आरती को मार दिया। काम करो गायकवाड़, फॉरेंसिक वालों को पूछो वो जो चॉकलेट का रैपर था उस पर किसी के फिंगरप्रिंट्स हैं क्या? हो सकता है ये किसी सीरियल रेपिस्ट का काम हो। आपको ऐसे नहीं लगता कि आपके बेटे का घर बसाने की आपकी इच्छा ने ही आरती की जान ले ली? क्योंकि अगर आप मोहित और आरती की शादी नहीं करवाते तो आज आरती अपने माँ बाप के घर में होती, जिंदा होती, खुश होती। क्या कह रहे हैं सर आप? मैं तो सिर्फ अपने बेटे का घर बसाना चाहता था, अपने खानदान के लिए एक वारिस चाहता था। मतलब ये कि मेरे बड़े बेटे रोहित की सिर्फ 2 बेटियां हैं। बहुत कोशिश करने के बावजूद बेटा नहीं पैदा हो सका और मेरे पास रोहित की शादी करवाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। अपने खानदान के लिए वारिस की चाहत रखना कौन सा गुनाह है? और आपकी प्लानिंग के मुताबिक आरती आराम से आपके घर में एडजस्ट हो गई? हाँ सर। हाँ साहब, यहाँ वो बहुत खुश थी। इतनी खुश थी कि 2 बार बिना बताए अपने मायके भाग गई। सर तो शुरू में नॉर्मल लड़कियों को भी एडजस्ट होने में टाइम तो लगता है ना सर। वो तो फिर भी मेंटली अनस्टेबल थी। एनीवे, मोहित कहाँ है? उसको बुलाइए। वो तो नहीं है सर। नहीं है मतलब? कहाँ गया? क्या हुआ, आप सब लोग ऐसे चुप क्यों हैं? कहाँ गया मोहित? हाँ मालूम नहीं सर, कहाँ है वो? मतलब सब वो जब से आरती गई है वो एकदम उदास हो गया था। घर में, बाहर, मोहल्ले में, हर जगह आरती घर से निकल गया और लौट कर नहीं आया। तो आप लोगों ने उसकी मिसिंग कंप्लेंट फाइल की है? हाँ सर। बड़े कमाल के लोग हैं। बेटा गायब हो गया तो उसकी मिसिंग कंप्लेंट फाइल कर दी, और जब बहू गायब हुई तो कोई कंप्लेंट फाइल नहीं की। पायल रेप केस डेड एंड पर पहुंच चुका था और आरती के केस में भी हमारे हाथ कुछ नहीं लग रहा था। जहां पर आरती की डेड बॉडी मिली थी वहां पर कोई सबूत, कोई गवाह नहीं था, और जहां पर पायल रहती थी उसके पास वाली कंस्ट्रक्शन साइट पर 50 से 60 मजदूर काम करते थे। उन सबके डिटेल्स निकालने का काम बहुत ही मुश्किल था, लेकिन फिर भी हमने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। दूसरी तरफ मोहित का अचानक से गायब होना खटक रहा था, लेकिन चूंकि उसकी मिसिंग कंप्लेंट फाइल हो चुकी थी हम उसकी भी तलाश कर रहे थे, और तभी किस्मत ने हमारा साथ दिया और हमारे हाथ एक ब्रेक थ्रू लगा। पागल है क्या है? मोहित मोहित हे मोहित, ये गायकवाड़ अंकल है ना, इन्होंने तुम्हें पहचान लिया। नहीं तो ये सावंत काका ये तो तुमको जेल में डाल देते।
ये गायकवाड़ अंकल ने पहचान लिया कि ये तो मोहित है, अपनी आरती का हस्बैंड। आरती आरती दुल्हन, आरती दुल्हन। तो मुझे बताओ, आरती अच्छी लगती थी तुमको? हाँ अच्छी लगती थी, पर दिन में, रात में नहीं। क्यों? रात में क्यों नहीं? क्योंकि उसने मेरा कमरा ले लिया था, तो मम्मी बोली तू निशा और विधि के साथ सो जा। तू एक काम कर, तू विधि और निशा के कमरे में आज जाके सो जा। मतलब उस दिन के बाद तुम और आरती उस कमरे में साथ में कभी नहीं सोए? लेकिन वो हर रात ना खेल खेलती थी किसी और के साथ। ये खेल बहुत अच्छा है, मुझे बहुत मजा आता है। खेल? किसके साथ? वो मुझे नहीं पता। एक दिन मैं देखने के लिए गया तो मम्मी ने मुझे रोक दिया, बोली तू खेल में डिस्टर्ब मत कर। तू यहाँ क्या कर रहा है इस समय? मम्मी मुझे अंदर जाना है, अंदर आरती किसी के साथ खेल रही है और वो बहुत खुश है। मुझे अंदर जाना है मम्मी, मुझे अंदर जाना है। खोलो ना दरवाजा मम्मी। खोलो ना, जल्दी खोलो ना। लेकिन मेरी बात सुन, अगर तू अंदर खेलने गया ना तो फिर मैंने जो मोतीचूर के लड्डू बनाए ना वो मैं विधि और निशा को दे दूंगी, तुझे नहीं दूंगी। चल तू खेल। नहीं मम्मी, मोतीचूर के लड्डू मुझे चाहिए, मुझे वो बहुत पसंद है। दो ना मम्मी मुझे लड्डू, दो ना मोतीचूर के। चाहिए ना लड्डू? तो चल 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 मेरे साथ। हाँ तो मैं नहीं गया और मैं विधि और निशा के कमरे में जाके सो गया। हाँ खेल, समझ रहे हो गायकवाड़? मतलब इस खेल के नाम पर धर्मचंद की फैमिली में कोई क्राइम हो रहा था और अब पूरी की पूरी फैमिली हमसे ये छुपाने की कोशिश कर रही है। मोहित मेरा बच्चा, कहाँ था बेटा तू? हाँ कहाँ था? कितनी चिंता हुई थी अभी तेरी। मोहित बेटा कहाँ था तू? सारे घर को परेशान कर दिया तूने, इन लोगों को भी परेशान कर दिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। वैसे ये कहाँ मिला आप लोगों को? सबसे पहले आप हमें ये बात बताइए कि आरती के साथ उसके कमरे में हर रात कौन होता था? क्या हुआ? आप लोग चुप क्यों हैं? जवाब दीजिए। क्योंकि मोहित ने हमें यह बताया है कि वो आरती के साथ एक बेड में कभी सोया ही नहीं। कौन होता था उसके साथ? अरे साहब, ये तो कुछ भी बोलता है, खाली दिखने में बड़ा है, दिमाग तो इसका 10 साल के बच्चे जैसा है, कुछ भी बोलता रहता है ये। अच्छा, धर्मचंद जी, आपको वारिस चाहिए था, तो जब आपको लगा कि मोहित लायक नहीं है तो आपने रोहित को भेज दिया आरती के साथ, है ना? सर अगर रोहित किसी लायक होता ना तो मुझे मोहित की शादी करवानी ही नहीं पड़ती। डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि लड़का पैदा करना इसके बस की बात ही नहीं है। तो आपका मतलब मोहित झूठ बोल रहा है? सर अपने बचपने की वजह से ये कुछ भी बोल रहा है। सच तो ये है कि आरती के कमरे में यही सोता था उसके साथ। डीएनए टेस्ट के बाद तो ये पता चल ही जाएगा कि आरती के गर्भ में जो बच्चा था वो किसका था। गायकवाड़, तब तक एक काम करो, इन सबके फोन नंबर्स ले लो, और जब तक ये केस सॉल्व नहीं होता आप में से कोई भी ये शहर छोड़कर जा नहीं सकता। गायकवाड़, इस मोहित की मेंटल कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो कोई प्लानिंग कर सके। जरूर ये घर वाले हमसे कुछ छुपा रहे हैं। मतलब मोहित ने आरती के साथ कुछ नहीं किया और रोहित को सिर्फ बेटियां हैं, वो बेटा पैदा नहीं कर पाया। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बेटे के लालच में इस धर्मचंद ने ही आरती को प्रेग्नेंट कर दिया हो या किसी और से करवाया हो? तो आपका मतलब है कि आरती को प्रेग्नेंट करने के लिए उसने किसी को पैसे दिए होंगे? हो सकता है। एनीवे, देखते हैं कि मोहित के डीएनए रिपोर्ट में क्या निकलता है। तब तक एक काम करना, इन सब की मोबाइल लोकेशन निकालो और ये चेक करो कि जब आरती का मर्डर हुआ तब इनमें से कोई उस कंस्ट्रक्शन साइट के पास था क्या? यस सर,
पायल के घर के पास जहाँ वो खेलती है वहाँ पर एक घर का रिनोवेशन चल रहा है। सर वहाँ पे एक मजदूर है प्रफुल्ल, वो पिछले 1 महीने से काम पे नहीं आ रहा है और उसका फोन भी स्विच ऑफ है। नहीं, लेकिन अगर वो 1 महीने से काम पर नहीं आ रहा है तो ये बात हमें पहले पता नहीं चली। सर अब तक हम कंस्ट्रक्शन साइट देख रहे थे, घर का रिनोवेशन हमने कंसिडर ही नहीं किया। मम्मी सर और अमरावती के एक गांव में उसकी बीवी रहती है, वहाँ पे वो लगातार फोन करते रहता है। पीसीओ से? यस सर, पीसीओ का लोकेशन ओमेगा मॉल दिखा रहा है और हमारी टीम वहाँ पे सिविल में है। सर जैसे ही कोई प्रफुल्ल की बीवी का नंबर डायल करेगा हम उसे पकड़ लेंगे। गुड। सर ये डीएनए। सर रिपोर्ट के मुताबिक आरती के पेट में जो फिटस था उसका डीएनए मोहित के डीएनए से 50% मैच होता है। इसका मतलब जिसने भी आरती पर जबरदस्ती की है वो मोहित का ही फैमिली मेंबर है। मतलब ये धर्मचंद हमसे कुछ छुपा रहा है। ये दूसरा लेटर क्या है? सर मैंने खोला नहीं, इस पर आपका नाम लिखा है। गायकवाड़ सब सबसे पहले तो हमें इसे चलकर मिलना होगा। नमस्ते। आपने इस लेटर में जो कुछ भी लिखा है क्या ये सच है? जी सर, इसमें लिखी हुई हर एक बात सच है। मेरे ससुर हर किसी को दबा के रखना चाहते हैं और सिर्फ उनके हिसाब से यूज करने की चीज है बस, फिर चाहे वो घर का वारिस ही पैदा करना क्यों ना हो। जब मेरी 2 बेटियां हुई तो उन्होंने मुझे और मेरे पति को बहुत गालियां दी और हमें फोर्स किया बेटा पैदा करने के लिए। लेकिन जब मैं प्रेग्नेंट नहीं हो पाई तो अरे रोहित तुम इतनी आप इस वक्त मेरे कमरे में आना पड़ा क्योंकि अब ये काम मुझे ही करना होगा। पहले भी 2 बेटे पैदा कर चुका हूँ, इस घर का वारिस भी मुझे ही पैदा करना होगा। आप ये नहीं कर सकते। बात को समझने की कोशिश करो। मुझे अपने परिवार के लिए वारिस चाहिए और वो देना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मुझे वारिस चाहिए। मेरी बात को समझिए। मुझे वारिस चाहिए। तो आपके पति ने कभी इस पर ऑब्जेक्शन नहीं लिया? नो सर, वो अपने पापा से बहुत डरते हैं, उनके सामने वो कुछ बोल नहीं पाते। और फिर उसके बाद से मेरे ससुर रोज रात को मेरा रेप करते थे। लेकिन फिर मैंने डिसाइड किया सर कि अब ये और मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। तो फिर क्या किया आपने? मैंने अपनी बच्चेदानी निकलवा दी। और उन्होंने आपको ये करने दिया? नहीं सर, सच बोलती तो नहीं करने देते। मैंने कहा कि डॉक्टर ने कहा इन्फेक्शन हुआ है, यूट्रस निकालना पड़ेगा। अब जब मैं उनके किसी काम की नहीं रही तब उन्होंने मोहित की शादी करने की सोची। कौन है तू? कौन है? मेरे कमरे में क्या कर रही है? तू कौन है और तू यहाँ क्या कर रहा है? ये मेरा कमरा है। चल निकल इधर से। चल निकल। झूठे जा, ये मेरा कमरा है। आंटी ने बोला जा तू। मेरे ससुर के घटिया तौर तरीके अपनाने के बाद भी मोहित और आरती एक साथ बेड पे सोने के लिए नहीं राजी हुए। नहीं, मैं नहीं करूंगा, ये गंदी बात है। मैं नहीं उतारूंगा। कोई गंदी बात नहीं है, कपड़े निकाल। नहीं, मैं नहीं करूंगा। मैं नहीं करूंगा। मैं नहीं करूंगा। जब मोहित ने मना कर दिया तो वो आरती के साथ भी वही करने लग गए जो वारिस पाने के लिए वो मेरे साथ किया करते थे। हर रात उसके साथ जबरदस्ती करने लग गए थे। फिर आरती को धीरे धीरे ये सब अच्छा लगने लग गया। ये खेल बहुत अच्छा है, मुझे बहुत मजा आता है। और उसने अपने बचपने में ये सारी बातें सबको बता दी, यहाँ तक कि हमारे मोहल्ले में राजन टिकले को भी बता दिया। राजन टिकले इस चीज़ का फायदा उठाने लग गया और वो मेरे ससुर को ब्लैकमेल करने लग गया। सर मेरे ससुर बहुत लालची है, उन्हें ऐसा पैसा लुटाना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। और ऊपर से आरती की ये बातें सबको बताने की वजह से उनकी जेल जाने की नौबत आ सकती थी। और फिर उस दिन जब आपने बताया कि आरती का मर्डर हो गया। आपको ऐसे नहीं लगता कि आपके बेटे का घर बसाने की आपकी इच्छा नहीं आरती की जान लेगी?
तब तो सर मुझे बिल्कुल यकीन हो गया कि इसमें मेरे ससुर का कोई ना कोई जरूर हाथ है। ये सब बातें सर मैं आपको उनके सामने नहीं बता सकती थी, इसलिए मैंने आपको लेटर लिखा। प्रीति, आपने बहुत बहादुरी का काम किया है और आप चिंता मत कीजिए। धर्मचंद ने आपके साथ और आरती के साथ जो भी किया है उसके लिए उसे हम सजा जरूर दिलवाएंगे। प्रीति ठाकुर ने हमारी बहुत मदद की थी। जैसे कि हमें पहले से ही अंदाजा था, धर्मचंद ने वो सारे घिसे पिटे डायलॉग बोल डाले कि वो बेकसूर है, हम उसे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल हमने उसे अरेस्ट किया और उसका डीएनए टेस्ट करवाया। हालांकि हमारे सामने ये प्रॉब्लम अभी भी थी कि अगर धर्मचंद का डीएनए मैच भी हो जाता तो ये साबित करना मुश्किल था कि आरती का मर्डर उसने किया है। तभी डीएनए टेस्ट के रिपोर्ट सामने आए और ये साबित हो गया कि आरती के पेट में जो फीटस था वो धर्मचंद का ही था। वो बच्चा मेरा था, मुझे अपने परिवार के लिए वारिस चाहिए था। ये पीड़ा आप लोग नहीं समझेंगे, लेकिन इस पीड़ा को मेरी पत्नी अच्छी तरह समझती थी, इसीलिए उसने इस मामले में मेरी मदद की। पहले प्रीति के साथ, उसके बाद आरती के साथ। लेकिन आरती इतनी बड़ी पागल थी कि उसने सारे मोहल्ले में ढिंढोरा पीट दिया, जिसकी वजह से वो राजन मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। और राजन से बचने के लिए तुमने आरती का खून कर दिया। मैंने किसी का खून नहीं किया। मैं उसे क्यों मारूंगा भला? मुझे तो उससे वारिस चाहिए था, जो उसके जाने के बाद अब तो इम्पॉसिबल है। झूठ मत बोलना धर्मचंद, हमारे पास गवाह है। आपका गवाह झूठ बोल रहा है। और वैसे कौन है आपका गवाह? मेरी पत्नी, मेरा बेटा या उसकी पत्नी? हम मत कर रहे हैं। अरे एक चाय दे रे। जिस लड़की के बारे में बोल रहे हो वो तो जानता भी नहीं साहब। 12 साल की बच्ची को तू लड़की बोलता है, हा? इसका डीएनए टेस्ट करवा। पायल के पेट में जो गर्भ मिला उसे मैच करके देखो। लेकिन तुझे मैं एक बात बताता हूँ, अगर तेरे डीएनए टेस्ट का रिपोर्ट पॉजिटिव आया तो उसके बाद गायकवाड़ तेरे को इतना मारेंगे कि तेरे 2 पैरों पे तू कभी जिंदगी में खड़ा नहीं हो पाएगा। इसलिए मेरी एक सलाह है कि जो भी है अभी सच बता दे। गायकवाड़ का गुस्सा बहुत खतरनाक है। सब बताता हूँ सब। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था, वो उधर ही बाजू में खिलती थी गार्डन में, तो मैंने चॉकलेट का लालच देके उसे फंसा लिया सर। मैं जानता था सर वो गूंगी बहरी है, वो किसी को कुछ बता नहीं पाएगी, इसलिए मैं ये मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहता था सर। साहब माफ कर दो, गलती हो गई मुझसे। साहब आरती के बारे में बता। आरती को ही तूने मारा ना? आरती को भी चॉकलेट का लालच दिखाकर तू कंस्ट्रक्शन साइट पर ले गया, उसके ऊपर रेप करने की कोशिश की। जब वो चीखी चिल्लाई तो तूने उसको भी मार दिया। सच में मैंने किसी को नहीं मारा साहब। साहब आरती के बारे में आप कुछ नहीं जानते साहब। ये तो साबित हो गया कि पायल का रेप प्रफुल्ल ने किया था। यह भी साबित हो गया कि धर्मचंद आरती पर रेप किया। पर यह कैसे साबित होगा कि आरती का मर्डर किसने किया? मर्डरर ने कुछ ना कुछ गलती तो की ही होगी। एक काम करो, पता करो कि किसी दुकान पर आरती चॉकलेट लेने गई थी क्या? क्योंकि हो सकता है कि जो मर्डरर है वो चॉकलेट का लालच दिखाकर आरती को अपने साथ ले गया हो। सब हाँ सर, आई थी। इसके साथ कौन था? ये आदमी था? ये नहीं था सर। ये नहीं सर। अब हाँ साहब। हमें ये तो पता चल गया कि तुमने आरती का मर्डर किया। क्यों किया? तुमने आरती को इसलिए मारा क्योंकि तुम अपने ससुर से बदला लेना चाहती थी। तुम नहीं चाहती थी कि धर्मचंद को उसका वारिस मिले, तुम ये चाहती थी कि धर्मचंद जिंदगी भर वारिस के लिए तड़पता रहे। कैसे मारा उसको बताओ। उस दिन
2 सितंबर को मैं और आरती घर में अकेले थे। मैंने उसको ये लालच दिया कि मैं उसको उसकी फेवरेट चॉकलेट दिलाऊंगी और अपने साथ लेके चली गई। मुझे ये भी पता था कि कंस्ट्रक्शन साइट बहुत टाइम से बंद पड़ी है। मैंने उसको उसकी फेवरेट चॉकलेट दी और हाँ, मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मैं चाहती थी वो घटिया और बुढ़ा इंसान सारी जिंदगी जेल में सड़े, उसको उसके पापों की सजा मिले। अगर ऐसा था तो तुम पुलिस के पास क्यों नहीं आई? उसके लिए आरती को मारने की क्या जरूरत थी? लेकिन तुमने अपने आप को भगवान समझा और उस सारे चक्कर में तुमने एक मासूम लड़की की जान ले ली। हमारी ये थ्योरी गलत साबित हुई कि आरती और पायल के केस के बीच कोई कनेक्शन है। इन 2 बच्चियों के बीच सिर्फ एक ही कनेक्शन था कि ये दोनों डिसेबल थी। ऐसे बच्चों के साथ हमें हमदर्दी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर उन्हें शिकार बनाया गया। प्रफुल्ल ने पायल पर रेप किया और प्रीति ठाकुर ने आरती को धर्मचंद से बदला लेने का जरिया बनाया और धर्मचंद ने वारिस पाने का। जब तक ऐसे अमानवीय लोग हमारे समाज में हैं, ऐसे बच्चों के पेरेंट्स और गार्जियंस को सतर्क रहने की बहुत जरूरत है, क्योंकि ये बच्चे गुनाह की दस्तक को समझ नहीं पाते। उसे आपको समझना है। मैं सीनियर इंस्पेक्टर राजेश यादव आपसे विदा लेता हूं। दोबारा मिलूंगा, तब तक सतर्क रहिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक, क्योंकि मकसद बताना नहीं, बचाना है। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के ऐसे ही मजेदार एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें